हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 है। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो क्रिएट करने की। ठीक है? चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट विच इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ये चैप्टर जो है आपको 9 मार्क्स का एग्जाम में होगा। एक क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होगा, एक क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से होगा। देखो, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से क्वेश्चन आएगा ना, या तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से क्वेश्चन आ जाएगा या आपको इलेक्ट्रोलिसिस से आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए, इसे समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है ना, आप उसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर करवा रहे हो, आप देखोगे कि वो सब्सटेंस ना किसी हद तक कंडक्टिविटी को, या आप कह सकते हो फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये जो कोशिश होती है ना किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को रोकना या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकना, इसे आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो। तो ओहम ना एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला, कहते देखो, मैं आपको ना रिलेशन बता सकता हूँ रेजिस्टेंस में, करंट एंड वोल्टेज में। तो यहाँ पे हमें ओहम्स जी ने अपना लॉ दिया, ओहम्स लॉ। उनका लॉ हमें क्या बोलता था कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, आप उस कंडक्टर पे वोल्टेज अप्लाई करते हो। वोल्टेज सपोज करो आपने अप्लाई कितनी करी है, वी करी है ना। और करंट जो फ्लो कर रहा है आपके कंडक्टर से वो कितना है, आई है, राइट। और रेजिस्टेंस क्या है, आपके कंडक्टर का आर है। तो कहते हैं इन तीनों का रिलेशन क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा आई आर इज इक्वल टू वी, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है। अब करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओहम। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। राइट। ये सब आप पढ़ के आए हो अपने फिजिक्स में। आई होप आपने फिजिक्स का चैप्टर जो 2 है, करंट वाला, वो स्टार्ट कर लिया होगा, बिकॉज इस चैप्टर में ना अगर आपने वहां पे पढ़ा है तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। ओके। अब ना हम थोड़ा सा यूनिट्स के साथ थोड़ा पंगे लेंगे। हमारे पास ना, हमें पता है कि अगर मैं इस रिलेशन को देखूं, आई आर इज इक्वल टू वी, है ना। तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ, आर इज इक्वल टू ई और V, क्योंकि कई लोग पोटेंशियल को ना E से भी डिनोट करते हैं, कई लोग V से करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी अल्फाबेट आप चूज कर सकते हो ओवर I। ये रिलेशन हो गया, राइट। ओहम जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस की। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हमारा होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, राइट। अब करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। देखो, जो पोटेंशियल है ना हमारा, या आप कह सकते हो वोल्टेज जो हमारी है, अब यहाँ पे ना वर्क क्या होता है, अगर आपको याद होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। चार्ज की यूनिट हम जो है नीचे कर देते हैं, मतलब चार्ज को हम नीचे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एम्पियर। ठीक है। फोर्स बेसिकली होता क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन। लेंथ तो खैर लेंथ ही है। अब चार्ज जो है हमारा वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर को हम लिखते हैं ए से, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एम्पियर। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सलरेशन की क्या होती है, मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने नीचे लिख दिया। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। ठीक है। तो एक ओहम जो है वो हमारा इसके इक्वल होता है। ये आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये मैंने इसलिए कर दिया कि काफी बुक्स में इस तरह दिया होता है। ठीक है। तो ये था हमारा ओहम्स लॉ। अब ना यहाँ से एक चीज समझो,
जितना ज्यादा किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होगा, मतलब जितनी ज्यादा उसमें एबिलिटी होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की, उतना गंदा कंडक्टर वो होगा, है ना। यानी कि जो कंडक्टर वो अच्छा होगा जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह से हो जाए, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। ठीक, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे ना एक टर्म आई जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, ये बेसिकली रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस का। अब देखो रेजिस्टेंस की मैंने आपको यूनिट बताई ओहम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओहम इनवर्स। अब इसे ना आप एक और वर्ड से इस यूनिट को पुकार सकते हो, वो है सीमेंस, एस। तो 1 ओहम इनवर्स इज इक्वल टू 1 सीमेंस। ठीक है, तो ये इसकी ओहम इनवर्स को लिखने का एक नया वे है, राइट। तो यहाँ पे ना गाइस आपको जो है, आई होप कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो समझ में आया होगा कि कंडक्टेंस क्या होती है। अब थोड़ा सा ना और आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टेंस क्या है, रिवर्स है हमारे रेजिस्टेंस का। देखिए अब इसे ना थोड़ा और समझते हैं रेजिस्टेंस को। देखो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है ना, ये सेम रिलेशन आपने फिजिक्स में करा है, सेम रिलेशन। आपने वहां पे क्या पढ़ा कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है ना, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो अगर मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रहो। ये जो रहो है इसे आप क्या बोलते हो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये रही यहाँ पे। तो रहो को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक नई टर्म मिली, रहो। ओके, तो अगर मुझे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो मैं इसे किस तरह करूंगी डिफाइन, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करिए, लेंथ ले लीजिएगा 1 सेंटीमीटर, एरिया ले लीजिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर जो है आपका ये आ जाएगा रहो के इक्वल। तो आप बोल सकते हो कि रहो क्या है, या रेजिस्टिविटी क्या है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये इक्वल होती है रेजिस्टेंस के, जब आपके कंडक्टर की लेंथ क्या हो, 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब आपने कंडक्टर का एरिया भी कंसीडर कर लिया, आपने कंडक्टर का लेंथ भी कंसीडर कर लिया। जब भी आप एरिया और लेंथ की आपस में मतलब बात करते हो, आपने कंडक्टर की दोनों की बात कर दी, तो इसका मतलब आप वॉल्यूम टर्म भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। बिकॉज वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम बेसिकली लेंथ हाइट ब्रेड्थ तीनों को कंसीडर करता है ना। तो इसका मतलब जो रहो है हमारी, ये बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। किसकी रेजिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर की। ऐसा देखो मैंने क्यों बोला, मैंने आपको ये इसलिए बोला क्योंकि आपकी कंडक्टर की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आपकी कंडक्टर का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि हम इसे शॉर्ट में बोले तो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम अगर मैं कंडक्टर का, इसका मतलब कितना कंसीडर कर रही हूँ, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, राइट। तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी है क्या, रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक और नई टर्म हम सीखते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कापा। देखो जो कापा है ना, ये क्या है, ये बेसिकली इनवर्स है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो 1/रहो क्या है हमारे पास, कापा। ओके, अब इसको ना थोड़ा और समझते हैं। 1/रहो क्या था, अगर आपको मैं पीछे से बताऊं कि रहो की वैल्यू कितनी है, तो अगर यहाँ पे आप निकालो, सॉरी ये मैं इसे यूज कर लेती हूँ, तो रहो मेरा आएगा A/L मल्टीप्लाई बाय आर। तो यही वैल्यू जो है मैं वहां पे पुट करने वाली। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी, A, L ऊपर चला जाएगा 1/,
ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज और जाननी है, ये जो L बाय ए होता है ना, इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो उसका क्या होता है, एक सेल कांस्टेंट होता है। वो सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, आप उस कंडक्टर की लेंथ देखोगे, आप उस कंडक्टर का एरिया देखोगे और उसे डिवाइड कर दोगे लेंथ को एरिया से। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपके कंडक्टर का सेल कांस्टेंट। तो L बाय ए सेल कांस्टेंट को आप लिखते हो G स्टार से। ठीक है, इसे 1/r को मैंने आपको बताया, आप इसे क्या बोलते हो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो बेसिकली हम इसे डिनोट करते हैं विद अल्फाबेट Z। ठीक है, तो बेसिकली कापा का फॉर्मूला क्या हो गया, कापा इज Z मल्टीप्लाई बाय Z स्टार। ओके, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है फॉर्मूलाज लिखने में एंड क्वेश्चंस करने में। तो यहाँ पे ये आपको मैंने दिया हुआ है, कापा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय L बाय ए, और इसे आप क्या बोलते हो, सेल कांस्टेंट बोलते हो। इसे आप क्या बोलते हो, सेल कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, तो अब ना इसकी यूनिट्स को हम समझते हैं। अच्छा, यूनिट को समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगी, सिंपल है, आप बोलोगे लेंथ ले लो 1 सेंटीमीटर, एरिया ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका कापा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जी के इक्वल, दैट इज कंडक्टेंस। तो इसका मतलब कापा जो है वो क्या होता है, कंडक्टेंस होता है उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने लेंथ भी कंसीडर कर ली कंडक्टर की, एरिया भी कर ली, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हो। तो बेसिकली कापा जो है वो इक्वल है कंडक्टेंस के, किसकी, कंडक्टेंस के 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। तो कापा इज कंडक्टेंस ऑफ जी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। राइट, तो ये डेफिनेशन आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाए। राइट, चलिए अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, वैसे तो यूनिट्स आप बहुत ही सिंपल वे में निकाल सकते हो, आपको पता है ये क्या है, 1/रहो है ना। लेकिन इसके लिए पहले आपको रहो की जो यूनिट्स हैं वो पता होनी चाहिए। तो रहो की यूनिट निकालते हैं, फिर कापा की निकाल। रहो की यूनिट निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा उसका फॉर्मूला, वो क्या था, A/L मल्टीप्लाई बाय R, है ना। तो ए क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की कितनी होती है, सेंटीमीटर होती है, आर की कितनी होती है, ओम होती है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ओम। अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये राहो की यूनिट हो गई सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है कि आपको सेल कांस्टेंट हमेशा सेंटीमीटर में होगा, लेकिन जो केमिस्ट्री है ना, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस होगी कि आप केमिस्ट्री में जब भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की न्यूमेरिकल करोगे, चाहे आपको वैल्यू मीटर इनवर्स में दी हो, मीटर में दी हो, आप उसको हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। वरना आपके आगे आप काफी कंडक्टिविटीज की टाइप करोगे, वहां पे आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखना। राइट, तो अगर मैं एसआई यूनिट में निकालती तो ये होता मीटर ओम। ठीक है, इनमें से कोई भी यूनिट जो है आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते। अब उसके बाद आ गया कापा। कापा की यूनिट होती है 1/रहो। तो 1/रहो है तो इसका मतलब 1/मीटर ओम, यानी मीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ये ऐसा है, सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ये सीजी। और ओम इनवर्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, सीमेंस ना। तो ये हो गया मीटर इनवर्स सीमेंस एस। यहाँ पे भी सेंटीमीटर इनवर्स, मैं इस साइड लिखती हूँ शायद मेरे ना छुप जाए, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इनकी यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो बेसिकली आपको पता क्या चला कि कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी जो है हमारी, ये एक कंडक्टेंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। अगर मैं सीधा बोलूं कि कंडक्टेंस है ये
हमारे, अगर मैं वॉल्यूम कंसीडर कर रही हूँ, 1 यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस है, राइट। तो कंडक्टिविटी जो है ये टर्म हम काफी यूज करते हैं जब भी हमें कंडक्टेंस देखनी होती है, कंडक्टर की, इंसुलेटर की एंड सेमीकंडक्टर्स। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास ना ऐसा सब्सटेंस हो जिसकी जीरो रेजिस्टेंस है और इनफिनाइट कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे सुपर कंडक्टर। उसे आप क्या बोलोगे? सुपर कंडक्टर। ओके, तो इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इसके बाद हम दूसरी टर्म जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यूनिट्स तो मैंने आपको बता दी है। अब ना साइंटिस्ट टाइम, साइंटिस्ट कहते हैं देखो हमें ना एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसमें क्या हो कि हम इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम भी सेम लें, मतलब जो भी हम सोल्यूशन कंसीडर करने जा रहे हैं, जो भी कंडक्टर हम कंसीडर करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, उसका वॉल्यूम क्या हो, वो सेम हो। ओके, और उसमें जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो वो भी सेम हो। तो यहाँ पे ना दो तरह की टर्म्स जो हैं वो हमारे सामने आई। एक टर्म थी मोलर कंडक्टिविटी, एक टर्म थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिस्कस करूंगी, देन मैं डिस्कस करूंगी मोलर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट, पहले हम जो समझेंगे वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ना। तो इसको समझने के लिए आप सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर है, आपने उस कंडक्टर में दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, और दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपने क्या करा, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाला, आपने सपोज करो NaCl डाला, और साथ में NaCl आपने क्या करा, वाटर में डिसॉल्व करा, ठीक है। आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर कर इस कंडक्टर में डाल दिया। जो आपने अमाउंट ली है ना NaCl प्लस वाटर की, आप कह सकते हो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कितनी है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, राइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेसिकली कंडक्टेंस है। किसकी कंडक्टेंस है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, राइट। बस यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपके इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऐसे सोल्यूशन की जिसको कि डेफिनेटली अगर आपने कोई सोल्यूशन लिया है तो आपने उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करा है? पहले वाटर में डिसॉल्व करा है ना। सपोज करो वॉल्यूम क्या है डाइल्यूशन पे? V है ना। तो ये क्या है? उस सोल्यूशन की कंडक्टेंस है। सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। ओके, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। और आपके सोल्यूशन में, जिसमें भी आप, जिस भी कंडक्टर में आपने सोल्यूशन लिया है, उसमें जो आपके इलेक्ट्रोड है वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपके इलेक्ट्रोड का? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट से हम इसे डिनोट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई बॉक्स है, आपका बॉक्स जो है वो क्यूब शेप पे है ना, उसका वॉल्यूम कितना? सपोज करो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है आपके बॉक्स का वॉल्यूम, और उसमें आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कितना लिया है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो आपका जो बॉक्स है बेसिकली, अगर आप उसकी कंडक्टेंस मेजर करने जाओगे तो वो क्या दे रहा है आपको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपका बॉक्स जो है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब का है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो वो भी आपको क्या बताता है? वो भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इंडिकेट करता है। फर्क ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब में कि जो कंडक्टिविटी में यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी कंसीडर करना पड़ेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू को मेजर करते टाइम। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या था? 4 सेंटीमीटर क्यूब था। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब बॉक्स था तो उसमें वॉल्यूम क्या था? 1 सेंटीमीटर क्यूब था। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जनरली इक्वल होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। अब ना सपोज करो आपके पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में C ग्राम इक्विवेलेंट, इसे मैं ना साइड में लिखती हूँ।
आपका जो सोल्यूशन है वो है वॉल्यूम वी का, और उसमें क्या है, सी ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज करो अब आपका सोल्यूशन जो है वो आपने कंसीडर करा है लीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। सपोज करो वॉल्यूम आपने ले लिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सी ग्राम इक्विवेलेंट आपकी प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये कितने सेंटीमीटर क्यूब में होंगे, 1000 डिवाइडेड बाय सी सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, कि ऊपर जो वॉल्यूम था वो लीटर में कंसीडर था, तो यहाँ पे जो आपके पास जो वॉल्यूम आप कंसीडर करोगे वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। सी की यूनिट क्या होंगी, ग्राम इक्विवेलेंट, और 1000 जो है आपका, ये किसको इंडिकेट करता है, वॉल्यूम जो आपने कंसीडर करा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। कापा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है ना, आप इसे नॉर्मेलिटी टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज ये जो सी है बेसिकली है क्या, ये आपको बता रहा है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है पर लीटर में, जो होती क्या है, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, से आप ध्यान में रखना। इसके बाद जो टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस ना, वो है मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी भी ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जैसी ही है। वहां पे क्या था, आपको बताना था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कंडक्टर जो है ना, उसकी कितनी कंडक्टेंस है। यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट टर्म को आप रिप्लेस कर दो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कितनी कंडक्टेंस है ना, ये आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है और वो डाइल्यूट करा है वॉल्यूम वी तक आपने, और वो सोल्यूशन आपने कैसे बनाया है, आपने सोल्यूशन 1 मोल लिया इलेक्ट्रोलाइट, उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, और उसका वॉल्यूम बना दिया वी। इलेक्ट्रोड आपके 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इलेक्ट्रोड का, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना है, 1 मोल आपने लिया है, जिसे आपने डिसॉल्व करा है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम में, है ना। तो इस केस में आपका जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा, ये कितना आएगा, कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, बिल्कुल पिछली टर्म की तरह, ठीक है। तो अब इनकी यूनिट्स भी देख लेते हैं। इनकी यूनिट्स देखने के लिए ये मेरे पास लेमडा एम ले लेते हैं, लेमडा इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेमडा एम, तो यहाँ पे कापा था मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पे नॉर्मेलिटी, यहाँ पे क्या था, कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 मोलैरिटी, सी भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप कंसंट्रेशन को, यहाँ पे भी आप सी लिख सकते हो। फर्क ये है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगी, यहाँ पे जो लैम्डा इक्विवेलेंट में आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो कापा की यूनिट भी नो, कापा की यूनिट हमारी क्या थी, सीमन, है ना। इसकी यूनिट हमारी थी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर आपको याद होगा कि जब मैंने आपको लैम्डा इक्विवेलेंट बताया तो मैंने बोला कि अब सपोज करो आपका वॉल्यूम कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ओके। और नॉर्मेलिटी, आप चाहो तो नॉर्मेलिटी वाली यूनिट भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आपको दी होगी वो ग्राम इक्विवेलेंट में दी, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो यूनिट कितनी आ जाएगी, सीमन सेंटीमीटर ग्राम, यहाँ पे कितनी आएगी, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे वॉल्यूम पहले सेंटीमीटर क्यूब में लोगे, और कंसंट्रेशन आपको मॉल में दी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा एम।
आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हुई। तो ये जो आपको ना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यूनिट है ना वो सेंटीमीटर है। अगर आपने इस फॉर्मूला को एसआई यूनिट में किया होता ना तो यहाँ पे 1000 आता ही ना। ठीक है, 1000 आता ही ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सेंटीमीटर में करना, बिकॉज आपकी बुक में यही फॉर्मूला जो है वो ज्यादा पॉपुलर है एनसीईआरटी में। ठीक? तो अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट। चलिए वो करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जितनी भी टर्म पढ़ी, हमने पढ़ी जी पढ़ी अपने सिलेबस में, हमने कापा पढ़ी, हमने लैम्डा एम पढ़ी, हमने लैम्डा इक्विवेलेंट पढ़ी। अब हम देखेंगे कि अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले रखा है, अगर हमने उसको डाइल्यूट कर दिया तो क्या इन चार टर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन चार टर्म का क्या होगा। ठीक है, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टर्म, राइट। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस जी। ठीक है, देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होती क्यों है, आयन के फ्लो के कारण। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो कंडक्टर क्यों है, क्योंकि आयन जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अगर आपने डाइल्यूशन कर दी ना, अगर आपने डाइल्यूशन कर दी तो क्या होगा, ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ज्यादा आयन अगर प्रोड्यूस होंगे मतलब कि नंबर ऑफ आयन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जितने नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे कंडक्टेंस आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये होगी कंडक्टेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कापा। कापा बेसिकली है क्या, कंडक्टेंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर की, राइट। अगर मैंने अपने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो जो नंबर ऑफ आयन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको कापा की डेफिनेशन क्या बताई कि कापा क्या है, कंडक्टेंस है नंबर ऑफ आयन, यानी कि नंबर ऑफ आयन कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहे हैं तो कापा भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। अब हम बात करते हैं बाकी दो टर्म की, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट। तो लेमडा एम जो है हमारा, ये क्या है, कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये दोनों ही बेसिकली क्या है, कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, बाकी जो आपका फॉर्मूला आता है मेजर इसी से डिराइव होता है। अब ये तो आपको पता है। देखो डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, डाइल्यूशन मतलब आपने पानी ऐड कर दिया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही होगा, राइट। बट हमने ऊपर आपको बताया कि अगर आपने डाइल्यूशन करी कापा क्या होता है, डिक्रीज हो। लेकिन ये जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है ना, ये क्या कर जाएगा, डोमिनेट, जिसके कारण आपका लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट क्या होगा, इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा ये हमने यहाँ पे पढ़ा, राइट। अब ना थोड़ा और आगे चल, अब हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें कैसे वेरिएशन आती है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इसके लिए ना हमें, आपको याद होगा मैंने आपको पार्ट वन में बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, आपने 100 सपोज करो HCl लिया है, HCl के अगर उसमें 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 के 100 जो है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाए। एसिटिक एसिड के केस में 100 जो CH3COH है वो नहीं टूटेंगे, उनमें से सिर्फ 2 या 3 टूटेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको मैंने दी है समझाने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली डिसोसिएट ज्यादा करते हैं, टू लार्ज एक्सटेंड करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके डिसोसिएट करते हैं टू अ लेस एक्सटेंड। अब यहाँ पे ना आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ, ये रही हमारी इक्वेशन। देखो इक्वेशन में आपके पास क्या है, लेमडा एम, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट किसी भी कंसंट्रेशन, सपोज करो एट कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, राइट।
अब ये क्या है, लैम्डा नॉट एम क्या है? लैम्डा नॉट एम है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है? मतलब आपका सोल्यूशन इतना डाइल्यूट है, इतना डाइल्यूट है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप इसे बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन क्या है, अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग जब आपको दिखाऊंगी, ग्राफ के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मतलब आपकी जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, डाइल्यूट है। राइट, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, कि आपका जो सोल्यूशन है बहुत ज्यादा क्या है, डाइल्यूट है। इसे आप क्या बोलते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। राइट, अब ए क्या है? तो ए हमारा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ना बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? अगर आपके पास NaCl आता है ना, आपके पास MgSO4 होता है, मतलब बहुत तरह की इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं, राइट, उस पे ये डिपेंड करता है। फिर ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्वेंट पे, सॉरी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, कि सॉल्वेंट की नेचर कैसी है। राइट, तीसरा ये जिस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट इज टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर कैसा है। ओके, तो इन तीन फैक्टर पे ये ए कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है। सी क्या है? सी कंसंट्रेशन है। सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे मैथ्स यूज करेंगे। जब आपने मैथ पढ़ा होगा, आपने ना 11th में एक इक्वेशन पढ़ी है स्ट्रेट लाइन की। देखो मैथ्स ना बहुत काम का है, राइट। तो ये इक्वेशन मैं लिखती हूँ यहाँ पे, लैम्डा एम सी, लैम्डा नॉट एम। अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखने में आऊं, -a√c। अब आप ना इस इक्वेशन को कंपेयर करो, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, ध्यान दो कौन सी इक्वेशन हो सकती है, mx प्लस सी। मतलब y एक्सिस पे आप ले लो मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन c, और जो x एक्सिस पे आप ले लो √c। ठीक है, और जो आपका a है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो a कांस्टेंट को भी यहाँ पे आप जो है कंसीडर कर। अब ये कांस्टेंट जो है किसके इक्वल है, स्लोप के। कांस्टेंट इक्वल किसके है, स्लोप के। तो पता लग गया आपको, इंटरसेप्ट जो है आपका कितना होगा, लैम्डा नॉट एम। ये क्या होगा, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट कितना होगा, लैम्डा नॉट एम। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने को चलूं, तो ग्राफ मेरा देखो कैसा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करो। ग्राफ मेरा जो है, अगर मैं ड्रॉ करने को चलूंगी, लैम्डा एम √c में स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, लेकिन स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। स्लोप आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। राइट, तो अब ये ग्राफ जो है ना, ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए बनाएंगे लैम्डा एम √c का। ठीक है, इससे पहले, इसे करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, इसे आप क्या बोलते हो, डिबे हकल ऑन्स्कर इक्वेशन। we write it here because it is very important to know. डिबे हकल ऑन्स्कर इक्वेशन। ठीक है, राइट। तो देखो, हम जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल ले रहे हैं KCl की, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वी आर टेकिंग एग्जांपल CH3COH की, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है।
एक चीज आप जानो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं उसको डाइल्यूट कर देती हूँ, डाइल्यूशन से उसकी मोलर कंडक्टिविटी में कोई इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। रीजन पता क्या है? जब वो मॉडरेट कंसंट्रेशन का भी था, मतलब डाइल्यूशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तब भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा था, वो उतना ही डिसोसिएटेड था जितना कि डाइल्यूट और ज्यादा करने पे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ आयंस क्या थे, वो कांस्टेंट थे। ठीक है, अगर आपने केसीएल लिया है, आपने उसे मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे लिया है, उसके नंबर ऑफ आयन जब आप उसे डाइल्यूट कर दोगे तब भी उतने के उतने ही रहेंगे। फिर यहाँ पे साइंटिस्ट को किसी ने पूछा कि फिर भाई ये बता दो कि अगर डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयन सेम रहते हैं तो कंडक्टेंस में इंक्रीज क्यों आया? यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला कि देखो, जब आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो किसका बना है? केटाइन एंड एनाइन का बना है। मतलब केटाइन एंड एनाइन के बीच में क्या है? एक इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है। हाई कंसंट्रेशन पे ये जो अट्रैक्शन होती है, ये क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्या होती है? ज्यादा होती है। और लो कंसंट्रेशन पे ये जो हमारी है इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है जी, आयन हमारे जो होते हैं एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण कंडक्टेंस में हमें क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ओके। और जितना ज्यादा आप डाइल्यूट करोगे, अब मैंने आपको बोला कि जो आपकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होती है, वो बेसिकली एक ऐसी आप कंसंट्रेशन लेके चलते हो जहां पे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है बहुत डाइल्यूट है ना। लेकिन आप क्या देखोगे? देखो, बेसिकली C इज इक्वल टू 0 थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें लिमिटिंग आयनिक वैल्यू जो है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो ग्राफ था हमारा डिबे हकल ऑस्कर इक्वेशन वाला, क्यों इतना काम का है? बिकॉज इससे हम बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा नॉट एम को। मैंने आपको बताया ना कि जब अगर आप मैथ्स को यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे मैंने करा था ये, इंटरसेप्ट कितना है? लैम्डा नॉट एम है ना। तो वाइट से ड्रॉ करती हूँ, लेमडा नॉट एम है। तो लेमडा नॉट एम अगर आपको इंटरसेप्ट मिल गया, ये आपको कब मिलेगा इंटरसेप्ट? जब सी क्या हो? 0 हो। ठीक है। तो बेसिकली इस ग्राफ से आप जो है लेमडा नॉट एम की वैल्यू को डिराइव कर सकते हो। चलिए, तो ये बात थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस को ना मैं आपको और समझा। जब हमने इसका ग्राफ देखा ना, लेमडा एम सी एंड अंडर रूट सी का, तो ग्राफ इसका ना लीनियर था। अकेला केसीएल का मैं आपको बता रही हूँ, लीनियर था। एंड लीनियर के साथ हमने देखा जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती जाती है ना, लेमडा एम सी की वैल्यू जो है वो क्या घट जाएगी? घटती जाएगी। या मैं इसको और शब्दों में बोलूं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है वो आपकी घटती जाएगी, फ्रेंड आपको केसीएल का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस समझाने के लिए ना मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाती हूँ। तो मैं यहाँ पे लेमडा एम सी ले रही हूँ और अंडर रूट सी है ना, इनका ग्राफ ले रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं केसीएल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व करूंगी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, है ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, लेमडा एम सी जो है मेरा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। यही दिख रहा है आपको इस ग्राफ से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो केसीएल का जो ग्राफ है, कि ग्राफ ना आप देखोगे हायर कंसंट्रेशन पे ज्यादा लीनियर नहीं रहता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन पे ज्यादा लीनियर नहीं रहेगा। ये मतलब लीनियर से थोड़ा डिविएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस ग्राफ में ना आप एक चीज नोट करो, आई होप आपने ये मैथ्स में करा भी होगा। अगर मैंने इस ग्राफ को किया पीछे से एक्स्ट्रा प्लॉट, तो ये पॉइंट जो है मुझे ऑब्टेन होगा, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप सी की वैल्यू देखो क्या आएगी? अंडर रूट सी की 0। अंडर रूट सी इज इक्वल टू 0, मतलब सी भी क्या है? 0 है।
है ना। ये पॉइंट बेसिकली क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब लैम्डा नॉट एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ना ये पॉसिबल नहीं है। वाई, इसका रीजन देखते हैं। बिकॉज हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ था ना वो इस तरह आ रहा था। यहाँ पे भी आप देखो कि जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, नो डाउट वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, बट आप देखोगे कि हमारा जो ग्राफ है ना वो वाई एक्सिस यानी कि लेमडा एम सी के क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। तो मैं इसे एक्स्ट्रा प्लॉट कैसे करूं, है ना, मैं इसके पीछे इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करूं। तो डिबे हकल ऑस्कर इक्वेशन की ये लिमिटेशन थी कि इससे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा नॉट एम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब ये कैसे किया जाए, वेल इसका भी सोल्यूशन हम आपको इसी चैप्टर में देंगे, इसी ही लेक्चर में देंगे, लेकिन उससे पहले वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। चलो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो भी पढ़ा डिबे हकल ऑस्कर इक्वेशन, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि मैंने एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठाया है। तो ये जो न्यूमेरिकल, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है, लेकिन इससे आपको ना डिबे हकल ऑस्कर इक्वेशन जो है वो काफी अच्छी तरह समझ आ जाए। चलिए फिर इसे समझते हैं। तो आप अगर न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी दी गई है केसीएल सॉल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मोलर कंडक्टिविटी जो है वो दी गई है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो अब आपको क्या बोला गया है कि आपको पहले तो एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। उस ग्राफ से आपको बेसिकली वैल्यू पता करनी है डेल्टा नॉट एम की, ठीक है, सॉरी लैम्डा नॉट एम की, राइट। यही हम पढ़ के आए हैं डिबे हकल ऑस्कर इक्वेशन से कि हम इसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए फिर करते हैं इसको। तो हमने क्या करा, देखो मैंने आपको ना डिबे हकल जब ऑस्कर इक्वेशन पढ़ाई तो मैंने आपको इतना तो बता दिया कि मेरी डिबे हकल ऑस्कर इक्वेशन क्या बोलती है, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन एट इनफिनाइट कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए अंडर रूट सी। मैं यहाँ पे ये मैथ्स की ये वाली इक्वेशन यूज करूंगी। तो मुझे बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें अंडर रूट सी को मुझे लेना है एक्स एक्सिस पे और लेमडा एम सी को मुझे लेना है वाई एक्सिस पे। इंटरसेप्ट जो होगा वो मुझे डेल्टा नॉट एम की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए अंडर रूट सी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट सी की कैलकुलेशन करोगे, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी है ना। तो अब हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो आपका ग्राफ आएगा ना वो कुछ इस तरह का आएगा, जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है। अब ये ग्राफ में ना अगर आप इन तीनों चारों पॉइंट्स को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और ग्राफ को ना आप एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे। आप इस ग्राफ को पीछे से भी जब प्लॉट करते हो आप ऐसे प्लॉट करोगे कि जहां पे जिस पॉइंट पे ओरिजिन ये वाला देखो जहां पे c इज इक्वल टू 0 है, आपका ये ग्राफ ना y एक्सिस को कट करे। तो आपका ये ग्राफ जो है सपोज करो 150 पे कट करता है, ठीक है? आपका ये जो ग्राफ है आप सपोज करो ये कहाँ पे कट करता है, 150 पे कट करता है। तो ये एक्स एक्सिस आपका आएगा, ये आएगा 0.034। ये रहा। ये मैं आपको एक्स एक्सिस थोड़ा यहाँ से जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखो ये मैंने जो है ग्राफ इसका प्लॉट करा है लेमडा एम और अंडर रूट सी का, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ हो। तो इस ग्राफ में ना अब आप क्या निकालोगे, पहले तो आप इंटरसेप्ट देखोगे। इंटरसेप्ट ये जहां पे कट कर रहे हैं कितना है, 150। तो यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि डेल्टा एम सी कितना है, 150, सॉरी डेल्टा एम नॉट, बिकॉज इंटरसेप्ट किसकी इक्वल है, डेल्टा एम नॉट की। तो डेल्टा एम नॉट की वैल्यू आपने इस ग्राफ से फाइंड आउट कर ली। अब आपको इस ग्राफ का ना स्लोप फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हो जो स्लोप है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। स्लोप क्या आएगी,
नेगेटिव आएगी, राइट। और उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, वो आप निकालोगे। अब आप कोई भी दो पॉइंट्स लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो स्लोप है आपकी यहाँ पे, अगर आप इनमें से कोई भी दो पॉइंट लोगे एक्स के और वाई के, तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 88.23, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको यहाँ पे मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ये जो डेबे हकल-ऑन्स्कर इक्वेशन है, आप इसको प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हो। एंड जब अगर आप केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ोगे वहां पे, तो आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे लैब में इसके रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो हमने ना कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी, हमने राहो पढ़ा, हमने आर पढ़ा। तो मैं दो ऐसे न्यूमेरिकल लेके आई हूँ कि जिसमें जितनी भी क्वांटिटीज हमने पढ़ी है ना, वो थोड़ी कवर हो जाए। देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है आर है, वो आपको दे रखा है 5.55 10⁻³ ओम। एंड ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका है, एक कॉलम का है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05 है, डायामीटर कितना है 1 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर है। आपको कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी, है ना, आपको कैलकुलेट करनी है कापा, आपको कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम, है ना। चलिए ठीक है, फिर करते हैं इसको कैलकुलेट। अब देखो यहाँ पे डायामीटर दिया है, आपको पता है सेल कांस्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो, या आपको एरिया कैसे निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो पाई, रेडियस जो है डायामीटर का क्या होता है हाफ होता है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ आपको जो है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर आपको राहो कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूला से, है ना। तो यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, और यहाँ से क्योंकि आपके पास आर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके पास लेंथ भी दे रखी है, आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया है, तो अब राहो कैलकुलेट करना आपके लिए, रहो कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग डील, है ना। तो आप यहाँ पे जब रहो कैलकुलेट करोगे इट विल बी 87.80 ओम सेंटीमीटर। अब जो कापा होता है, वैसे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो जी मल्टीप्लाई बाय जी स्टार, तो जी आप निकाल सकते हो 1/r से, और जी स्टार आप निकाल सकते हो L/A से। तो यहाँ पे ये भी लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर आपको ये भी पता है कि जो कापा है वो क्या होता है 1/रहो होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट करोगे, तो आप यहाँ पे कापा की जो वैल्यू है फाइंड आउट कर सकते हो, और ये इतना आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि अगर सब कुछ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप ये वाला जो है फॉर्मूला यूज करोगे। मोलारिटी इधर मैं लिख देती हूँ। तो जो कंसंट्रेशन है वो आपको दी मोलारिटी में हुई है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1000, तो आप लगाओगे लगाओगे कापा जो आपने ऊपर फाइंड आउट करा। ध्यान दो, आपने ये सारा कुछ ना सेंटीमीटर में करा, ठीक है। इन केस अगर आप मीटर में करोगे ना, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू जो है निकाल सकते हो, सॉरी लेमडा एम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन की जो टाइप है ना, ये बहुत ही फेमस टाइप है, और ये एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, और ये सीबीएसई 2014 का भी क्वेश्चन, और ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको देखने को मिल जाती है। देखिए तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको रेजिस्टेंस दे रखी है एक सेल की, लेट मी टेक अ डार्क पेन। रेजिस्टेंस आपको दे रखी है कंडक्टिविटी सेल की, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोल पर लीटर, मतलब कि मोलारिटी में दे रखी है। एंड रेजिस्टेंस इसकी कितनी है 100 ओम। तो आपने ये दोनों यहाँ पे नोट कर लिया, है ना। एंड रेजिस्टेंस आपको अभी उसी सेम सेल में ना आपने क्या करा, इस सोल्यूशन की जगह 0.1 मोल सोल्यूशन की जगह
आपने जो है नया सोल्यूशन डाल दिया, आपने 0.1 मोल पर लीटर वाली जो KCl है उसको रिप्लेस कर दिया 0.02 मोल लीटर इनवर्स। तो उस टाइम पे आपको रेजिस्टेंस कितनी देखने को मिलती है 520। देखो आपके दो केस बन गए, केस वन या आप कह सकते हो सिचुएशन वन, और दूसरा जब आपने 500 लिया, ठीक है? जब आपकी कंडक्टिविटी क्या थी 0.02 थी यहाँ पे भी, तब आपका रेजिस्टेंस कितना है, तो 0.02 इट इज 520। यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, ठीक है? तो ये आपको केस वन एंड केस टू मतलब दो सिचुएशन आपको गिवन है, राइट? तो अब आपको बोला गया है कि आपने दूसरे सेल की ना कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, राइट? आपने दूसरे सेल की जो है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, यानी 0.02 वाले केस की। तो अब आप कैसे करोगे, ये आपके लिए चैलेंज है। तो इसे करने के लिए देखो, ये चीज ना प्रैक्टिकली भी हम ऐसे ही करते हैं। हम केसीएल को लेते हैं और अब वहां पे हम जो है केसीएल का हमें जो है 0.1 का कापा गिवन होता है। अगर आपको कापा दिया हुआ है, यू नो द फॉर्मूला G मल्टीप्लाई बाय G स्टार, जी की जगह 1/r भी लिख सकते हो। G स्टार मतलब जेल कॉन्स्टेंट, सेल कांस्टेंट, कापा मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो पहले केस से ना आप बेसिकली सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हो। यहाँ पे हम जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना मीटर में कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह आप जो है इस सेल कांस्टेंट को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप केस टू लोगे, आपने उसका क्या कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी, कापा कैलकुलेट करनी। तो कापा के लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, G स्टार डिवाइडेड बाय R। तो आपके पास सेल कांस्टेंट आपने पिछली सिचुएशन से निकाल लिया, R तो आपको 0.02 वाले का गिवन ही था, राइट? तो यहाँ से आप क्या कापा जो है कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आपके लिए चैलेंज है लेमडा एम को कैलकुलेट कर। देखो अगर तो आप कैलकुलेशंस करना चाहते हो सारे मीटर में, तो आपको ना लेमडा एम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कापा डिवाइडेड बाय सी, ठीक है? आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर आपने अपनी जितनी भी वैल्यूज है उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो फिर आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो 1000 का भी, ठीक है? लेकिन मैं आपको वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जब भी आप जो है मोलर कंडक्टिविटी में जो आप अपनी जैसे कापा है, कापा में आप जो है यूनिट मीटर लेते हो, और मोलारिटी जो है वो आप नॉर्मल मॉल पर मीटर क्यूब वाली लेते हो, तो आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यही किया, इस फॉर्मूला का यूज करा और इस तरह आंसर्स आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे है। आपके पास क्या है, 1 ग्राम BaCl2 है ना? ये आपको वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, और हमें इस सोल्यूशन का, हमें बेसिकली हमारे पास एक सेल है, सेल में सोल्यूशन है 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl2, और जिसको आपने 200 सेंटीमीटर क्यूब उसका सोल्यूशन आपने बनाया है। इसकी जो कंडक्टिविटी है ना, इसकी जो आपको कंडक्टिविटी यानी कापा गिवन है वो है 0.0058 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको कैलकुलेट करनी है लेमडा एम, और आपको कैलकुलेट करनी है लेमडा इक्विवेलेंट, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले यू शुड नो मोलर मास ऑफ BaCl2। अब देखो बेरियम का जो है मास वो होता है 137 मोलर मास, और हमारे क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये करके आपका आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास 208 ग्राम पर मोल, ठीक है? राइट? तो ये आप यहाँ पे लोगे। आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, लेमडा एम, ये होता है कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर सी। अब आप मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, अब आपके लिए ये भी चैलेंज है, राइट? तो मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको उन्होंने बोल दिया कि 1 ग्राम BaCl2 है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो आपको मोलारिटी का फॉर्मूला आता है ना, गिवन आप पहले ऊपर नंबर ऑफ मॉल्स
लोगे तो 1 ग्राम जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 208। जो आपका वॉल्यूम है वो होना चाहिए लीटर में, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको थोड़ा सा यूनिट का पता हो, आप हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना दैट इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, मैं इसको साइड में लिख देती हूँ सो डेट की अगर आप पीपीटी डाउनलोड भी करोगे ना तो आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका इक्वल होता है 1 मिलीलीटर। ठीक है, एंड आपका 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। अब यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि आपके पास है 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया 200 मिलीलीटर। अब हमको तो कन्वर्ट करना है इसको लीटर में, 200 10⁻³ लीटर। तो अब मुझे मुझे जब मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉल ऑफ BaCl2। तो नंबर ऑफ मॉल निकालने के लिए आप जितना उसका वेट दिया होता है, तो 1 ग्राम दिया है, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लोगे 208 से। नीचे आप वॉल्यूम भी यहाँ पे लोगे 200, ये 10⁻³ है, ऊपर जाके क्या हो जाता है 1000। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 0.024 आ जाएगी। ये 240। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड हियर, कापा मल्टीप्लाई बाय 1000, ये नीचे आएगा C। कापा की जगह यू विल टेक 0. जो आपको दिया हुआ है ऊपर 005 है ना, 1000 आपको लगाना ही है। C जो आपने अभी निकाला 0.024, तो आपने ये लगाया, ये आपका आ जाएगा कितना। तो लेमडा एम की वैल्यू जो है आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, राइट। अब बात आती है लेमडा इक्विवेलेंट की। वैसे तो देखो एक शॉर्टकट भी है आपके पास जिसे आप यूज कर सकते हो, कि लेमडा इक्विवेलेंट होता है लेमडा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ना। लेकिन एन फैक्टर अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली होता है इसकी वैलेंसी। लेकिन चलो हमने जैसे सीखा है वैसे हम करते हैं इसको, लेमडा इक्विवेलेंट। मैं आपको वैसे इसलिए सिखा रही हूँ कि इससे आपकी फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो जाए। लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है हमारा कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 नॉर्मेलिटी ना। तो नॉर्मेलिटी अब निकालनी पड़ेगी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे अब नॉर्मेलिटी भी मैं निकाल देती हूँ। तो BaCl2 के केस में पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए यू शुड नो इक्विवेलेंट वेट विच इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 208 का 2 डिवाइड कर, ठीक है। चलिए, एंड नॉर्मेलिटी जो है, मैं यहाँ पे साइड पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितना आपको वेट दिया होता है वो आपको दिया 1, डिवाइड करते हो इक्विवेलेंट वेट से। तो 208 को जब आप 2 से करोगे तो 104 आएगा, राइट। और नीचे आपको लेना होता है वॉल्यूम विच इज 2, जो कि आपका यही होगा। तो ऊपर आपका चला जाएगा 1000, ये आ जाएगा इस तरह, नॉर्मेलिटी का 104, नीचे वॉल्यूम आपको हो जाएगा 200, ऊपर चला जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे 0.0480, बस अब क्या रहेगा, कापा आपको गिवन है, 1000 आपको लगाना ही लगाना है। तो अब यहाँ पे आपने नॉर्मेलिटी भरनी थी जो आपकी कितनी है, 0.0058, 1000 नॉर्मेलिटी इज 0.480, ये आपका आ जाएगा अराउंड 120.83, इसी के अराउंड जाएगा। और यूनिट्स आएंगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट।
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दीज टू न्यूमेरिकल। चलिए, तो ये थे हमारे न्यूमेरिक। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कोहल राउश लॉ। ठीक है, कोहल राउश जो थे ना, इन्होंने लेमडा एम नॉट यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी करें। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक तरफ मैं ले रही हूँ KCl और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ NaCl। ठीक है, फिर मैं ले लेती हूँ KBr और फिर मैं ले लेती हूँ Na। राइट, इसी तरह मैं दो पेयर और बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ KBr, यहाँ मैं KCl, NaBr, NaC। बेसिकली इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो आप डेल्टा नॉट एम पता कर सकते हो, आपको पता है। नहीं पता कर सकते हो तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं पता कर सकते, है ना। बाद में आप देखो कि कोहल राउश जो थे उन्होंने इसका सोल्यूशन भी दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेयर बना दिया। अब आप पहली लाइन पे ध्यान दें। सपोज करो उन्होंने इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जितने भी थे उनकी कोई ना कोई लेमडा नॉट एम वैल्यू जो है फाइंड कर ली। इसकी XI, इसकी YI, इसकी ZI, इसकी PI। जब उन्होंने ना KCl NaCl का डिफरेंस निकाला, कि ऑब्जर्व 23.41, यहाँ पे भी उनको 23.41 इतना मिला। ठीक है, चलो जी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो पहले दो पेयर मैंने बनाए हैं ना, आप देखो क्या है, इसमें आपका एनाइन जो है कॉमन है। फिर उन्होंने दो पेयर ऐसे बनाए जिनमें केटाइन क्या था, कॉमन था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे पेयर लिए, पर मैं यहाँ पे दो लेके चल रही हूँ क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको समझाना है। तो यहाँ पे सपोज करो इसका वैल्यू है लैम्डा नॉट एम का A, और इसका है B, इसका है C, इसका है D। यहाँ पे भी उन्होंने डिफरेंस फाइंड आउट करा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था वो कितना निकल के आ रहा था, 02.0। यहाँ पे लोगों ने उसे पूछा कि ये कैसे, कंक्लूजन। लोगों ने बोला कि कोहल राउश आप यहाँ से कहना क्या चाहते हैं। कोहल राउश ने बोला कि अब आप इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये KCl है। तो मैं इसको माइनस करती हूँ इसके लैम्डा नॉट एम को NaCl से, मेरे पास क्या आता है 23.41। और जब मैं यही चीज KBr के लिए कर रही हूँ तब भी मेरे को यही ऑब्जर्व होता है। इसका मतलब कि दोनों में कुछ तो कॉमन है जो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि हर केटाइन और एनाइन का ना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये KCl माइनस NaCl को अगर मैं और ज्यादा इंटरप्रेट करूँ, ये KCl है, यहाँ पे K पॉजिटिव का अपना कंट्रीब्यूशन है, Cl नेगेटिव का अपना कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली कोहल राउश कहना चाहते थे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसमें केटाइन भी है उसमें एनाइन भी है, वो कहते हैं हर केटाइन हर एनाइन का एक अपनी डेल्टा नॉट एम वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो के पॉजिटिव की कोई डेल्टा नॉट एम वैल्यू है, Cl नेगेटिव की डेल्टा नॉट एम वैल्यू है, माइनस किससे कर रहे हो आप, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के। अब आप यहाँ पे देखो, Cl नेगेटिव का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी अगर मैं करूंगी A पॉजिटिव Br नेगेटिव, यहाँ पे भी मैंने यही करा, तो यहाँ पे देखो Br नेगेटिव का कॉन्ट्रीब्यूशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हर बार हो क्या रहा है, K पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव आपके पास आ रहा है। या इसका मतलब क्या है कि K पॉजिटिव का अपना कंट्रीब्यूशन है KCl की वैल्यू में, डेल्टा नॉट M की वैल्यू में। अगर डेल्टा नॉट M वैल्यू KCl की है 150 सपोज करो, तो K पॉजिटिव की अपनी कंट्रीब्यूशन है, Cl नेगेटिव की अपनी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे थे कि देखो हर केटायन एनायन की अपनी वैल्यू होती है डेल्टा नॉट एम का। उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनके साथ कौन सा एनायन है कौन सा केटायन है। राइट,
इसीलिए मैं आपको यही चीज मैं आपको थर्ड और फोर्थ पेयर के लिए करके दिखाती हूँ। थर्ड और फोर्थ पेयर में क्या है, के बी आर माइनस के सी एल, है ना। तो के पॉजिटिव का अपना लैम्डा नॉट एल वैल्यू है, बी आर नेगेटिव की अपनी वैल्यू है, के पॉजिटिव माइनस सी एल नेगेटिव। तो के पॉजिटिव यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बेसिकली है क्या, बी आर नेगेटिव माइनस सी एल। सिमिलर केस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इतना सारा नहीं भी समझना, तो डायरेक्ट बात ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में केटायन है, एनायन है, इलेक्ट्रोलाइट केटायन की अपनी डेल्टा नॉट एम वैल्यू, राइट, समझ में आया। तो यहां से ना हमें पॉल राउश जी ने बोला, वो कहते हैं कि जो केटायन और एनायन की डेल्टा नॉट एम वैल्यू होती है ना, उसे आप पता है क्या बोलते हैं, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। क्योंकि आप ये जो है कंडक्टिविटी कंसीडर कर रहे हो एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो आप इसे बोलोगे एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और इसके लिए वर्ड क्या है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, राइट, समझ में आया। ठीक है, अगर केटायन की कंसीडर कर रहे हो तो केटायन यहाँ पे बोलोगे ऑफ केटायन, अगर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी आप एनायन की ले रहे हो तो ऑफ एनायन बोल रहे हो, समझ आया। तो अगर सपोज करो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, मुझे पता है कि इनका एक डेल्टा एम नॉट आएगा, because NaCl you can find out delta not m for NaCl because strong electrolyte। तो अब इसमें क्या है, Na पॉजिटिव है, तो ये बना है लेमडा। अब ये जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है ना, इसे हम इस तरह लेमडा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये आएगा लेमडा Na पॉजिटिव नॉट लेमडा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर सपोज करो लेमडा नॉट m आपको फाइंड आउट करना है Al2SO4 के, प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। अब ना यहाँ पे ना आपको केटाइन एल्यूमिनियम के जो Al3 पॉजिटिव है कितने हैं, 2, तो यहाँ पे आप आगे 2 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सल्फेट के कितने आए हैं, 3 है, तो आगे यहाँ पे आप 3 लगाओ। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना तो इट इज लेमडा एम नॉट फॉर AX/BY, सपोज तो x मल्टीप्लाई बाय लेमडा नॉट AY पॉजिटिव, लेमडा नॉट BX नेगेटिव, कितने हैं BY, उसे मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ। समझ आया। तो ये है कॉहल राउश लॉ। तो अगर मेरे को इसे बोलना हो सिंपल सी भाषा में कि इनफिनाइट डाइल्यूशन में जो टोटल कंडक्टिविटी होती है, चाहे वो आप लेमडा नॉट कैलकुलेट करो, चाहे वो आप लेमडा इक्विवेलेंट नॉट कैलकुलेट करो, वो होती है केटायनिक एनायनिक कंडक्टिविटी के इक्वल, है ना। और कई बुक्स में आप देखो जो लेमडा एम नॉट है ना, आई होप मैंने आपको बताया होगा कि इसे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हो। जब एनायन की कंसीडर करोगे तब उसे क्या बोलोगे, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, इसे क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी। समझ आया। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो कई बार आपको बुक में ये भी डेफिनेशन मिल सकती है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है, ये बेसिकली सम होती है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन, ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैंने आपको Al2SO4 में SO4 थ्राइस में बताया कि आपको एल्यूमिनियम के ये भी देखने कितने केटायन है। ठीक है, आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की एक बार ऐड कर दी, नो, यू हैव टू सी कि कितने उसके आपके फॉर्मूला यूनिट में आयन प्रेजेंट है। ओके, अब थोड़ा सा ना इस फॉर्मूला में ना वेरिएशन है। अगर आप यूज कर रहे हो लेमडा नॉट इक्विवेलेंट के लिए, तो उस केस में देखो होगा तो ऐसे ही कि लेमडा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन,
लेकिन यहाँ पे ना आप n से डिवाइड कर दोगे। अब आप पूछोगे मैम n क्या है, तो n ये क्या है, टोटल चार्ज ऑन केटाइन, इधर लिख देती हूँ मैं, इंक चेंज करती हूँ। तो ये n पॉजिटिव n नेगेटिव यहाँ पे है टोटल चार्ज, ठीक है, ये केटाइन का है, और n नेगेटिव जो है एनाइन, राइट। तो ये ध्यान में आपने रखना, ठीक है। कई लोग वैसे Z पॉजिटिव N पॉजिटिव की जगह Z पॉजिटिव भी यूज कर देते हैं, N नेगेटिव की जगह Z नेगेटिव भी यूज कर देते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अपना क्वेश्चन से फोकस नहीं हटाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है, तो यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड दे रखी है कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, वो आपकी होती है, इसे आप लैम्डा इस तरह कर लीजिएगा, बिकॉज बुक्स में आपको इसी तरह का दिखेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे तो देखो नोटेशन होती है, जो नोटेशन होती है ना, थोड़ा सा वेरिएशन चलता है, किसी बुक में कुछ होता है, किसी बुक में थोड़ी सी चेंज होती है, तो घबराने वाली बात नहीं है, राइट। तो ये ध्यान में आपको रखना। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, AlCl3, अगर मैं लेमडा नॉट m कैलकुलेट कर रही हूँ, तो ये होगा लेमडा नॉट मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड आयन, 3 है ना क्लोराइड, तो आपने इस तरह ले लिया। अगर आप मोलर मोलर कंडक्टिविटी में कर रहे हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला। चलिए अब मैं इसी चीज को करके दिखाती हूँ। अगर आप क्या कंसीडर करना चाहते हो, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, तो AlCl3 लिया एंड आपने देखो लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव लिया, इस पे चार्ज कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव लिया, इस पे चार्ज कितना है, 1 है, तो 1 ले लिया। समझ आया? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपने देखना है चार्ज कितना है, जैसे नेगेटिव था, यहाँ पे 3 पॉजिटिव था, तो उसको यहाँ से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। तो अगर मैं इन जनरल बोलूं, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय n पॉजिटिव लैम्डा नॉट केटाइन लैम्डा नॉट 9 n नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो कोहल राउश है ना, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, ये आपने लॉ पढ़ तो लिया, अब इसकी क्या एप्लीकेशन है, दैट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने ना डिबे हकल आंसर इक्वेशन जब करी थी, तो मैंने आपको बोला था कि ये इक्वेशन आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू तो बता देगी, बट ये जो इक्वेशन है आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नॉट m वैल्यू नहीं बताएगी। तो यहाँ पे ना कोहल राउश जी जो है वो थोड़े हमारे डोमिनेट होते हैं, बिकॉज उन्होंने ना सिर्फ हमें ये बताया कि आप जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आयन से, बट उन्होंने आपको वीक का भी कैलकुलेट करने का मेथड दे दिया, ठीक है। ये मैं आपको जो है एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करती हूँ। तो ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ली है, ये बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल भी है। तो आपके पास क्या है, आपको बेसिकली लैम्डा m नॉट फाइंड आउट करनी है CH3COH के लिए, ठीक है। आपको लैम्डा नॉट m दे रखी है HCl के लिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पॉसिबल है। NaCl के लिए भी दे रखी है, CH3CO Na के लिए भी दे रखी है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो लेमडा नॉट m HCl है ना, तो मैं HCl के लिए सबसे पहले से निकाल रही हूँ, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं जो है NaCl के लिए भी सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ इसे। इसी तरह यहाँ पे मैं सोडियम एसिटेट के लिए भी इसे सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो, मुझे चाहिए क्या, मुझे लेमडा m चाहिए CH3COH के लिए ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा लिखना पड़ेगा,
ये मुझे क्या चाहिए, लेमडा एम CH3CO नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट H पॉजिटिव। अब आपने मैथ्स करी हुई है, थोड़ी सी मैथ्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप खुद सोचो कि मेरे को अगर CH3COH की चाहिए तो मुझे ये दो चीजों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को ये मिलती है यहाँ से और H पॉजिटिव मुझे मिलता है यहाँ से, बट मैं इसको यहाँ से अकेले तो ऑब्टेन कर नहीं सकती। मैं अब क्या करूं, तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जो है यहाँ पे कोई कलर लेती हूँ, येलो, CH3COH के लिए हम क्या करेंगे, लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट Na पॉजिटिव माइनस कर देंगे लेमडा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव। अब आप यहाँ पे देखो, देखो मैं इनकी अकेली वैल्यू तो ऑब्टेन कर नहीं सकती थी, है ना, बिकॉज आयनिक कंडक्टिविटी अकेली फाइंड आउट करना इज नॉट पॉसिबल, राइट, इतना इजी नहीं है, वो आपको जो है माइनस सब्ट्रैक्ट करके ही करनी पड़ेगी। तो व्हाट वी डू, हम जो है इनको ऐड कर दिया और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, अगर मैं इसको आगे मैथ्स की तरह सॉल्व करूं, देखो Cl नेगेटिव कैंसिल हो गया, NaCl कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली ये क्या हो गया, जो कि हमें चाहिए, है ना। तो हमने क्या करा, हमने इस न्यूमेरिकल को जो है HCl की लेमडा नॉट m वैल्यू CH3CO नेगेटिव की ऐड कर दी और उसको माइनस कर दिया लेमडा नॉट NaCl। इस तरह आप वैल्यू निकालोगे तो 391 जो है आंसर आ जाए। ये मेथड होता है, आपको थोड़ा सा अलजेब्रा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू, ठीक है। तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप सभी ने ना चैप्टर नंबर 7, आपको याद होगा क्लास 11 का इक्विलिब्रियम, वो पढ़ रखे है ना। तो वही जो वहां पे ना आपने एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने ना आपको इंट्रोड्यूस करा अल्फा, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है कि जितने भी आपने टोटल नंबर ऑफ मॉल्स ले लिए हैं उनमें से कितने मॉल्स हैं जो डिसोसिएट करें, राइट, उसे आप बोलते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। अब ना अल्फा जो है आपका वो होता क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम सी, ब्लैक इंक लेती हूँ मैं यहाँ पे, लेमडा एम सी क्या है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, और लेमडा एम नॉट लिख लो। अच्छा, नॉट की जगह ना आप इनफिनाइट का साइन भी डाल सकते हो, ठीक है, तो दोनों में सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसे आप बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। तो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब मैं आपको इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना के की वैल्यू भी बताती हूँ। आप लोगों ने ना जब अपना पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, तो वहां पे ना आपने ऑसवर्ड डिल्यूशन डाइल्यूशन लॉ करा होगा ना, तो वहां पे आपको एक कांस्टेंट पढ़ाया होगा हमने, डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। तो उसको भी ना आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये आपको याद आ जाएगा चैप्टर 7 जो आपने करा है अपने 11th क्लास का। तो ये आपका टूटता है एसिटिक एसिड प्लस H पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन C है। शुरू में ना जब टाइम क्या है, 0 है, आपका एसिटिक एसिड होगा वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, है ना,
कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया होगा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, एसीटेट की सी अल्फा, एच पॉजिटिव की आप कितनी कंसीडर करोगे, सी अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा क्या आ जाएगा, तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे, सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, तो इसको जब सॉल्व करोगे इट वुड बी सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो देखो अगर आपको ना डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप के की वैल्यू भी बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। ऐसे थोड़ा इधर लिख देती हूँ, मेरी शक्ल के पीछे छुप ना गया हो, तो आप इसे भी बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट और के रिलेटेड आपकी जो थोड़ी बहुत ही जो डाउट रही होगी उसको क्लियर कर देगा। तो आपको बेसिकली इस न्यूमेरिकल में दे क्या रखा है, लेट मी हैव अ पेन। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी दे रखी है ना, आपको बोला कि आपको के को कैलकुलेट करना है। अच्छा यहाँ पे ना ई एम नॉट लिखा हुआ है, कई लोग ना डेल्टा नॉट एम को ई एम नॉट भी लिखते हैं, तो कई क्वेश्चंस में इस तरह भी होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसे थोड़ा सा आप जो है जितना जितना प्रैक्टिस करते जाओगे कहीं 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 से अलग अलग सोर्सेस से विल कम टू नो कि लोग जो है दूसरी नोटेशन भी यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे कापा दे रखी है एसिटिक एसिड की, और आपको के को फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, और आपको जो है लेमडा नॉट एम के लिए एसिटिक एसिड के लिए दे रखे। तो देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपको कापा दे रखे है ना, और आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। आप पहले निकालोगे लेमडा एम, आप लेमडा एम निकालोगे अपना फॉर्मूला यूज करके, ई वाला कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर सी, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे डेल्टा एम सी ओवर डेल्टा एम नॉट। अब ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी थी, यहाँ पे देखो 390 वाली, तो इसको आप पुट करोगे। अब जो ये जो है लेमडा एम सी मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, ये आपने ऊपर से निकाली ये वाली, तो यहाँ पे आपने इसको पुट करा एंड ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब पीछे ही मैंने आपको सिखाया कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे निकालते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बना था, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो उसको आप यहाँ पे यूज करोगे 0.001028 जो इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू आपने पुट करी, नीचे भी आपने अल्फा की वैल्यू पुट करी, तो आपका आंसर ये जो है आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपने ना देखो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको आप पानी में ना डिसॉल्व करते जाओ लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्पेरिंगली सॉल्ट्स का, आई होप इन चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 में। तो ये कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ये वो सॉल्ट्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व भी नहीं होते, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, बहुत ही कम जो अमाउंट होती है इनकी वो पानी में आपको डिसॉल्व होती दिखेगी ना। तो ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, स्पेरिंगली। ठीक है, ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ना, इसकी एग्जांपल होती है AgCl। मैं आपको पीछे देती हूँ एग्जांपल, यहाँ पे खराब करती हूँ। देखो इसकी एग्जांपल होती है AgCl होती है, BaS4 होती है, बेरियम सल्फेट, इवन लेड के भी जो सॉल्ट होते हैं लेड सल्फेट, ये क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ पे भी ना आप पॉल राउश लॉ को यूज कर सकते हो, आप बेसिकली ना सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो पॉल राउश लॉ से। या बहुत सिंपल है, आपने ये वाला फॉर्मूला करा है, राइट, मोलारिटी आप नीचे लिखते हो। अब इस फॉर्मूला में ना लेमडा एम की जगह लेमडा एम नॉट कर दो, जो आपने कोहल राउश ने आपको सिखाई है कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। पोलैरिटी की जगह क्या कर दो, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली आप जो है यूज करने वाले। ठीक है,
तो न्यूमेरिकल की एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, कापा दे रखी है AgCl की, राइट। ये आपकी है 1.386 10⁻⁻6 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आपको बोलने कि आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो ना, तो वही फॉर्मूला जो पीछे मैंने आपको बताया, कापा इज इक्वल, सॉरी, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000, नीचे क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी। अब आप खुद सोचो, लेमडा एम नॉट की वैल्यू आप कैसे निकालो, AgCl है, लेमडा एम नॉट निकालना है, तो ये आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज दे रखी है AgCl की, Ag की दे रखी है, Cl की दे रखी है, दोनों को सिंपली ऐड करना है ना। तो ये आपने ऐड करा, तो जब आप ऐड करते हो तो कितनी आती है, 138.3। तो यहाँ पे इसको पुट करोगे, कापा आपको दिया हुआ है। अब सॉल्युबिलिटी आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, 1.386 10⁻⁻6 ओवर 138.3। तो ये आपका जो है सॉल्युबिलिटी, इस तरह आप यहाँ से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो देखो आप इस लॉ को किस तरह यूज कर सकते हो। चलिए अब लास्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, जो काफी बुक्स में नहीं दी होती है। वो है कि आप ना इस इसकी हेल्प से, सेम यही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया ना, इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आप पूछोगे मैम ये क्या होता है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। पहले तो जो जो हमें चाहिए वो मैं आपको ले लेती हूँ। आपको H पॉजिटिव की जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है होती है 349.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इन। इसके बाद लैम्डा नॉट आप कंसीडर करोगे OH नेगेटिव की, दिस इज 198.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स, को ऐड कर दो, ये आपका आएगा 548.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इन, ठीक है। तो ये ऐसा मैंने क्यों करवाया, क्योंकि लेमडा एम वाटर, मैं इसको डिलीट कर दूं, ये होता है लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट OH नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको सिंपली ऐड करवा दिया यहाँ पे, सो डेट कि आप लेमडा नॉट H2O फाइंड आउट कर लिया आपने। अब यहाँ पे ना कापा आपको जो है वाटर का दिया होता है, ये आपका होता है 5.54 10⁻⁻8 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मैं जानबूझ के जो सारी डाटा मैंने जो है सेंटीमीटर में ली है, ताकि हम जो है अपना फॉर्मूला स्मूथली लगा। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, बस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की जगह मोलारिटी ही रहने दोगे, कुछ रिप्लेस नहीं करोगे। अब कापा आपको वाटर की पता है, ठीक है, 1000 आपने लगाना ही लगाना है। ये मोलारिटी जो है ना बेसिकली ये आपको फाइंड आउट करनी, और लैम्डा नॉट एम तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसकी इक्वल है, यहाँ पे कैलकुलेट करके 548.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। यहाँ से जब आप मोलारिटी निकालोगे तो वो आपका आएगा 10⁻⁻7, ठीक है। ये जो मोलारिटी है ना बेसिकली ये आया क्या है, ये कंसंट्रेशन आई है, किसकी कंसंट्रेशन आई है, यहाँ H पॉजिटिव की या फिर OH नेगेटिव, ठीक है। ये वाटर की कंसंट्रेशन पूरी नहीं आई है, यहाँ H पॉजिटिव बताएगा, यहाँ OH नेगेटिव बताई है मोलारिटी, ये हो गया। अब जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ना वो होता है KW होता है H पॉजिटिव, जितनी कंसंट्रेशन आपके H पॉजिटिव की है उसको मल्टीप्लाई कर दो OH नेगेटिव से, और दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है ना, अगर 10⁻⁻7 है तो दूसरे की भी क्या होगी, 10⁻⁻7 ही होगी। तो KW क्या हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव की सपोज करो आपने फाइंड आउट करी है, तो OH नेगेटिव की भी 10⁻⁻7 ही होगी।
ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻14। तो अगर आप याद करो, आपने जब इक्विलिब्रियम का चैप्टर करा होगा तो KW आपने 10⁻14 ही निकाला, राइट। तो ये था लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू होता है और वो हम कवर करेंगे पार्ट 3, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और उसके लिए ना आपको लॉग एंटी लॉग जरूर फाइंड आउट करने आने चाहिए, ठीक है। तो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है बनाने में। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड जो भी आपको डाउट है वो आप नीचे जरूर लिखेगा, सो डेट कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।